Let's start the revision of chapter 13, probability. Probability of the event is number of favorable outcomes upon number of total outcomes, upon number of total outcomes. कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जिसके हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो पता है बट डेफिनेटली आउटकम्स आर नॉट नॉन, देन इट इज कॉल्ड रैंडमली एक्सपेरिमेंट. और उस एक्सपेरिमेंट की जो प्रेडिक्शंस है उस पे हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम डिनोट करते हैं m से, एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज डिपेंड ऑन स्मॉल n. क्लियर? And the range of the probability lies between 0 to 1. 0 से 1 के बिटवीन में हमेशा जो हमारे इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बिटवीन में लाइज करती है. यदि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और यदि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आती है इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. क्लियर? एंड PE बार डिनोट द पोजीशन ऑफ नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, और PE बार का फॉर्मूला होता है 1 माइनस P ऑफ E. यानी अगर आपको नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, देन यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्लास 12th में हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये तो बेटा बेसिक था प्रोबेबिलिटी का. नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली डिपेंड करती है बेटा जब हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि जो डिनोमिनेटर में इवेंट लिखी हुई है वो गिवन है या कंप्लीट हो चुकी है. क्लियर? यानी ए के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि बी गिवन है. तो पी ए अपॉन बी की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी इट्स फॉर्मूला इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. दोनों की कॉमन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसमें बी की प्रोबेबिलिटी का डिवाइड कर देंगे, देन वी हैव टू फाइंड इट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट इज पी बी अपॉन ए. ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. कब है? जब ए गिवन है और इस पे डिपेंडेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. इट्स फॉर्मूला इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए. क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हमारी एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो भी बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 में उन पे हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन number 6th. Question number 6th is, read question number 6. A coin is tossed 3 times. अगर किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जा रहा है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो तीनों बार हेड आ जाए, या 2 टाइम्स हेड आ जाए, 1 टाइम टेल आ जाए, या हम कह सकते हैं हेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 टाइम टेल आ जाए, 1 टाइम हेड आ जाए. इसको हम टेल हेड टेल भी लिख सकते हैं, हेड टेल टेल भी लिख सकते हैं, और या फिर तीनों ही बार टेल आ जाए. दिस आर पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स किसी कॉइन पे जो है हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटीज है. क्लियर? तो बेसिकली द टोटल सैंपल आउटकम इज 2 की पावर 3 इज 8. कितना आउटकम्स बन रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8. First is E event is given head on third toss, और F event है आपके पास heads on first 2 tosses. Then you have to find PE upon F. आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, E के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि F गिवन है. क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखें हेड ऑन थर्ड टॉस कहां दिख रहा है? थर्ड टॉस में, यहां पे थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, यहां पे हेड आ रहा है, यहां हेड आ रहा है और यहां पे हेड आ रहा है. तो इनको हम लिख लेते हैं. दिस इज हेड हेड हेड
had and tell had. Clear? F is heads on first two tosses. फर्स्ट टू टॉसेस पे हेड कहाँ दिख रहा है बेटा? एक तो पोजीशन ये है, सेकंड इज दिस, इसके बाद फर्स्ट टू टॉसेस पे हेड कहीं भी नहीं दिख रहा है. नाउ द पॉसिबिलिटीज इज हेड एंड हेड टेल. अब अगर हम इनकी कॉमन इवेंट की बात करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, तो यहाँ पे कॉमन इवेंट क्या है? हेड आ रहा है. क्लियर? बट हेडेड टेल नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे कॉमन इवेंट क्या है? हेड मीन्स नाउ द फेवरेबल आउटकम इज 1. क्लियर? नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई अपॉन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया? फेवर में कितने हैं? 1 आउट ऑफ 8. एफ के फेवर में कितने आपके पास? 2 आउट ऑफ 8. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F is 1 upon 2. Clear? Now its second part, what is E event at least 2 heads. आपको दे रखा है E event क्या है? at least 2 heads आने चाहिए. और नेक्स्ट आपको दे रखा है at most 2 heads. E event is at least 2 heads. और F इवेंट है एट मोस्ट 2 heads. अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसमें बहुत गलती करते हैं. सी एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 बार हेड आना चाहिए. तो एटलीस्ट कम से कम तो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 3 times. तो एटलीस्ट में हम मिनिमम टू मैक्सिमम लेते हैं और एटमोस्ट में मैक्सिमम टू मिनिमम लेते हैं. तो यहाँ पे अगर अपन E का सैंपल स्पेस से अगर एक सबसेट बनाते हैं तो क्या एटलीस्ट 2 heads कैसे आ रहा है? हेडेड टेल आ रहा है, हेड टेल हेड आ रहा है, नेक्स्ट टेल हेड आ रहा है, या फिर तीनों ही बार हेड आएगा. क्लियर? एफ के लिए हम बात करें एटमोस्ट 2 heads, तो एटमोस्ट 2 heads कैसे आ रहा है बेटा? हेड टेल हेड, टेल हेड, अधिकतम 2 times, तो इससे कम 1 time टेल हेड टेल, हेड टेल. या ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम 2 बार आ रहा है तो मिनिमम 1 बार भी ना आए, मीन्स टेल आ जाए. क्लियर? अब इनकी अगर कॉमन इवेंट की हम बात करें तो दोनों में कॉमन इवेंट क्या है? देखिए हेडेड टेल है. क्लियर? हेड टेल हेड भी है, टेल हेड भी है. क्लियर? बस दीज आर कॉमन इवेंट्स इन E एंड F. so then we have to write this is headed tail, head tail head, टेल हेड. क्लियर? अब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यदि हम फाइंड करें, नाउ दिस इज पी ई बाय एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. नाउ सी हियर, दोनों के कॉमन इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 3 है, 1 2 3 आउट ऑफ 8. और एफ के फेवर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 8. Now the probability is 3 by 7. Clear? Now next question based on conditional probability, question number 12. Board oriented question है. Read question number 12. Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. आपको assume करना है कि फैमिली में जो चिल्ड्रन है वो बॉय है या गर्ल है. Read the question again. If a family has 2 children, एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं? 2. Clear? What is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl and at least one is a girl? Now question number 12 important question है. एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन किस तरीके से हम ले सकते हैं? या तो दोनों बॉय हैं, या फर्स्ट बॉय है सेकंड गर्ल है, या गर्ल बॉय है, या दोनों ही गर्ल है. क्लियर? ई इवेंट है आपके पास. रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज ई इवेंट? ये टू फाइंड क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स. तो बोथ आर गर्ल्स के लिए जो हमारे पास सबसेट होगा वो क्या हो गया? दोनों ही गर्ल्स है. क्लियर?
और एफ आपके पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल। अब यंगेस्ट गर्ल है बेटा, तो यंगेस्ट यानी छोटा, छोटे गर्ल्स कैसे हो सकती हैं, या तो फर्स्ट बॉय हो, सेकंड गर्ल हो, या फर्स्ट गर्ल हो और सेकंड भी गर्ल हो, तो छोटा जो चिल्ड्रन है फैमिली के अंदर वो गर्ल हो गया। क्लियर। अब यहां पे दोनों की कॉमन इवेंट यदि हम देखें तो व्हाट इज गर्ल गर्ल। क्लियर। तो यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पी ई अपॉन एफ। क्लियर। अब पी ई अपॉन एफ के लिए ई के फेवर में कितने 1 आउट ऑफ 4, टोटल आउटकम कितने हैं 4, और एफ के फेवर में कितने हैं यहां पे 2 आउट ऑफ 4। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 2। नेक्स्ट केस के लिए तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट के लिए ई तो कॉमन है आपके पास, ई तो फाइंड करनी दोनों चिल्ड्रन के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी। अब एफ चेंज है कि एफ गिवन है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए फैमिली में। तो कम से कम एक गर्ल फैमिली में कैसे हो सकती है, एक बॉय हो एक गर्ल हो, या फर्स्ट गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या दोनों ही गर्ल हो, तो एटलीस्ट एक गर्ल शो हो रही है इन तीनों केसेस में। तो यहां पे एफ इवेंट क्या हो गई, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। क्लियर। तो दोनों की अगर कॉमन इवेंट की बात करें तो कॉमन इवेंट इज गर्ल गर्ल। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई बाय एफ। पी ई बाय एफ इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो दोनों के कॉमन के फेवर में आउटकम कितने हैं 1 आउट ऑफ 4, और एफ के फेवर में कितने हैं 3 आउट ऑफ 4। क्लियर। 4 से 4 कैंसिल, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1 अपॉन 3। तो इस तरह से बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट। Independent event is basically depend on P A intersection B. Intersection shows and. And का मतलब A और B दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। If A and B are two independent event, then P A intersection B equals to P A into P B. Intersection means basically denote the position of and. and को शो करता है कि A और B के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि A और B दोनों ही किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो आप इंडिविजुअल दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट निकालेंगे ए और बी की, और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, देन यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2। 13.2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2 question number 5. Read question number 5. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 is 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event. A event आपको दे रखी है, the number is even. The number is even. तो एक डाइस पे जो नंबर इवन आएंगे वो क्या होंगे बेटा 2, 4, 6। क्लियर। नेक्स्ट इवेंट आपको दे रखी है, द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड, और रेड से जो शो हो रहे नंबर वो क्या क्या है आपके पास 1, 2, 3। क्लियर। तो हमें चेक करना है कि दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। क्लियर। तो यहां पे इन दोनों का अगर कॉमन इवेंट देखें तो दोनों की कॉमन इवेंट क्या होगी कि इवन नंबर भी हो और रेड फेस पे भी शो हो। तो क्या है आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी 2। क्लियर। अब यहां पर हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर पी ए इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवर में 3 है आउट ऑफ 6। नाउ इट्स
1/2। क्लियर। बी के लिए निकालते हैं, बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवर में कितने 3 आउट ऑफ 6, क्योंकि एक डाइस में 66 होती है, इट इज 1/2। और पी ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं तो कॉमन इवेंट कितनी है 1 आउट ऑफ 6। क्लियर। तो यहां पे अगर देखते हैं पी ए इंटू पी बी, तो व्हाट इज 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 इज नॉट इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1/6 है। तो व्हाट वी कैन से देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट independent event. Clear? Now next question number 12. Question number 12 exercise 13.2. Read question number 12. Question number 12 is a dice toss thrice. एक डाइस को thrice टाइम थ्रो किया गया है। क्लियर। Find the probability of getting an odd number at least once. क्लियर। एटलीस्ट वन टाइम ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। तो नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज बिकॉज ऑड नंबर इन अ वन डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ऑड नंबर एक डाई पे क्या आ सकता है 1 3 5, तो फेवर में 3 है, आउट ऑफ 6 इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो हम कह सकते हैं इवन नंबर इन अ डाई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P इक्वल्स टू 1 - 1/2। किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, दिस इज 1/2। तो बिकॉज एटलीस्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, तो probability of getting an odd number at least once equals to 1 माइनस, जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम 1 में से इवन तीनों केसेस मान लेते हैं कि तीनों ही बार थ्रो करने पे इवन नंबर आया और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो गया एटलीस्ट वंस टाइम वोट डालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी 1 - 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, नाउ दिस इज 1 - 1/8, नाउ दिस इज 7/8। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ए एंड बी की जो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो आपको गिवन है 14 में। इवेंट ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 1/2 है और बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। क्लियर। तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, इट मींस नॉट इवेंट, तो 1 - 1/2 इज 1/2 और बी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/3। क्लियर। रीड द क्वेश्चन, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी हमारे पास में, सी हियर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी टू solve the problem, yes see, अगर किसी एक ने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अगर ए ने गलत किया और बी ने सही किया तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और हम ये कह सकते हैं ए से सही हो गया बी से रॉन्ग हो गया तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या हम कह सकते हैं कि दोनों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया और दोनों से सही हो गया तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो किसी एक केसेस का होना इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट दोनों इवेंट्स आपस में कैसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करी। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे पी ए बार इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए इंटू
पी बी। नाउ सी हियर, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने की? 1/2। बी की कितनी है? 1/3 सॉल्व करने की। क्लियर? ए के सॉल्व करने की कितनी है? 1/2 और बी के सॉल्व नहीं करने की कितनी है? 2/3। ए ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 और बी के कितनी है? 1/3। नाउ दिस इज 1/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6. Now 6 is the LCM. Now 1 plus 2 plus 1. Now this is 4/6. It is 2/3. Clear? Next part is इसका second part is exactly one of them probability of exactly one of them solve the problem equals to, किसी एक से प्रॉब्लम को सॉल्व होना। किसी एक से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? ए ने सही किया बट बी से गलत हो गया, तो प्रॉब्लम किसी एक ने सही करी है, या ए से रॉन्ग हो जाए और बी से सही हो जाए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो किसी एक से एग्जैक्टली जो होगी उसकी पॉसिबिलिटीज ये हैं। अब यहाँ पे अपन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करें, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। अब यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी? 1/2, पी बी बार इज 2/3 प्लस पी ए बार इज 1/2 एंड पी बी इज 1/3. Now this is 2/6 plus 1/6. Now this is 3/6 and the probability is 1/2. तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो भी बेस्ड क्वेश्चंस है उनको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। बायस थ्योरम को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सी हियर, नेक्स्ट इज बायस थ्योरम। बायस थ्योरम होती है बेटा, यस बायस थ्योरम बेटा किसी भी सैंपल स्पेस को हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में एच से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? किसी सैंपल स्पेस में कई सारे इवेंट्स हो रही हैं। सपोज द इवेंट्स आर E1, E2, E3 एंड सपोज En, और इन सभी इवेंट्स पे एक इवेंट जो है वो कंडीशनल फॉर्म में डिपेंड कर रही है, वो ए है। ए तभी होगी जब E1 गिवन होगी। क्लियर? ए तभी होगी जब E2 गिवन होगी। तो इस तरह से सैंपल स्पेस में कई सारे इवेंट्स के लिए आपके पास ए कंडीशनल इवेंट हो गए। क्लियर? बट हमें जो फाइंड करना होता है वो फॉर्मूला होता है PEI अपॉन ए। यानी सपोज E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि ए गिवन है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास PEI इंटू PA अपॉन EI अपॉन समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 से j इक्वल्स टू n। जितनी भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है उनको हम 1 से n तक लेंगे एंड PEJ इंटू PA अपॉन EJ। तो आपको ध्यान रखना है जिस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कंडीशनल है जबकि ए गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, अगर PE1 फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे PE1 इंटू PA अपॉन E1। क्लियर? अगर 4 इवेंट्स दे रखे तो हम यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लिखेंगे PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2 प्लस PE3 इंटू PA अपॉन E3 प्लस PE4 इंटू PA अपॉन E4। इस तरह से हम इसको बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो गिवन है बट उस पर अगर कोई इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी है तो हम उसको बायस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। रीड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, रीड क्वेश्चन नंबर 3। Of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel. Clear? So you have to given probability of hostel student. How many? इसको हम सपोज PE1 से डिनोट करते हैं। ये कितनी 60% है। 60% का मतलब हो गया 3/5।
5, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 3/5 टाइम चला गया। नेक्स्ट दे रखा 40% आर डे स्कॉलर, probability of day scholar student, how many? 40%, 40% का upon 100, now this is 2/5. Clear? Read the question again. Previous year result reported 30% of all students who reside in hostel attend grade A. तो यहाँ पे A कंडीशन क्या है? To attend grade A, यानी जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है उसमें से कितने परसेंट ने ग्रेड ए अचीव करी है और कितनों ने, डे स्कॉलर्स में से कितने स्टूडेंट्स ने ग्रेड ए अचीव करी है। तो यहाँ पे आपको PA/E1 गिवन है, E1 तो आपको गिवन है कि हॉस्टल स्टूडेंट है और उस पर कंडीशनल कौन है? ए है। क्लियर? ए ग्रेड कितने स्टूडेंट्स को मिली है? हॉस्टलर्स जो है 30%, 30% का मतलब हो गया दिस इज 3/10। क्लियर? और नेक्स्ट कंडीशन है ग्रेड ए अटेंड करिए, जबकि वो डे स्कॉलर स्टूडेंट्स है और ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं? 20% हैं। 20% का मतलब हो गया दिस इज 1/5। क्लियर? एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड he has an A grade. What is the probability that the student is a hostler? हमें हॉस्टलर स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी PE1 निकालना, जबकि गिवन है कि उसके ग्रेड A आई है। देन यू टू फाइंड PE1/A। तो बेस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे? PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1, अब टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी लिख दे, PE1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2 और वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। P1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। PA/E1 की कितनी है? 3/10। नीचे आ जाए, PE1 की प्रोबेबिलिटी इज 3/5, PA/E1 की 3/10 प्लस PE2 की 2/5 इंटू PA/E2 इज 1/5। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज 9/50 और नीचे हो गया 9/50 प्लस 2/25। क्लियर? अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 50 इज द एलसीएम, इसका 50 एलसीएम ले लें, 9/50 एंड 50 इज द एलसीएम। नाउ दिस इज 9 और 25 में 50 गोज टू 2 टाइम, 2 2 is 4, तो 50 से 50 कैंसिल। नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 9/30। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसमें स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं? 2000। क्लियर? नेक्स्ट इज 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। सो नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्संस। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो हाउ मेनी टोटल नंबर? 2000 तो स्कूटर ड्राइवर्स हैं। क्लियर? 4000 कार ड्राइवर्स हैं एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, यहां पे अगर इनका सम करें दिस इज 12000। अब PE1 इवेंट है, व्हाट इज इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने हैं फेवर में? 2000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन कितने? 12000। नाउ दिस इज 1/6। P2 is the probability of the event insured person is car driver. Clear? So how many? 4000
out of 12,000. Now this is 1 upon 3. Next is insured person is ट्रक ड्राइवर, और ट्रक ड्राइवर के फेवर में कितने हैं 6,000 है आउट ऑफ 12,000. Now its probability is 1/2. Clear? Next read the question again. Question में क्या given है? The probability of an accident. Clear? A event क्या है यहाँ पे? Accident of insured person. Accident of insured person. तो PA/E1. अब यहां पर रेसिप्रोकल फॉर्म में गिवन है कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है जबकि वो स्कूटर ड्राइवर है, ये गिवन है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.01, जिसको हम 1/100 लिख सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सीडेंट हुआ है जबकि वो कार ड्राइवर है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.03. देन वी हैव टू राइट इट इज 3/100. एंड PA/E3, जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक ड्राइवर है, तो उस इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.15, जिसको हम लिख सकते हैं 15/100. क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? उस इंश्योर्ड पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी. देन यू हैव टू फाइंड P/E1/A. अब अपन बाइस थ्योरम से फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? P1 इंटू PA/E1 अपॉन, अब टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी लिखें इसी फॉर्म में, तो P1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2 प्लस P3 इंटू PA/E3. क्लियर? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. P1 कितना है बेटा 1/6, PA/E1 कितना है 1/100. नीचे आ जाए. सी P/E1 इज 1/6, P1 इज 1/6, PA/E1 is 1/100 plus PE2 is 1/3, PA/E2 is 3/100, PE3 is 1/2 and PA/E3 is 15/100. क्लियर? अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सी हियर, नाउ दिस इज 1/600 and now this is 1/600 plus 3 या इसको अपन 3 से 3 कैंसिल कर दें. दिस इज 1/100 एंड दिस इज 15/200. क्लियर? अब यहां पे इसका एलसीएम ले लें. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? 1200 एलसीएम ले लिए. तो 600 में 1200 कितनी बार गया? 2 टाइम्स. 100 में 1200 12 टाइम्स और 200 में 1200 6 टाइम्स इज 90. क्लियर? Now this is 1/600 into 1200 upon, यहाँ पे ये हो गया 90 और 14, this is 104. क्लियर? इससे कैंसिल आउट हो गया. 6 से 12 goes to 2 times. Now this is 2/104 and this is 1/52 is the probability the accident person is scooter driver. Now exercise 13.4 13.5 बेटा बेसिकली आपकी वेरिएंस पे है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस पे. दिस इज डिलीटेड पार्ट ऑफ दिस सेशन. नाउ डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 13. थैंक यू सो मच.